जय हिंद डियर स्टूडेंट। चेंजेज विथिन द न्यूक्लियस इन अल्फ़ा बीटा एंड गामा इमिशन, इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एक मतलब कह सकते हैं कि स्टेबल सब्सटेंस नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस उसकी कंटिन्यूअसली वो स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है और उसमें सेल्फ इमिशन होता रहता है, अल्फ़ा का, बीटा का और गामा का सेल्फ इमिशन होता रहता है उसकी न्यूक्लियस से। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा का इमिशन होता रहता है। तो जब कभी भी न्यूक्लियस से अल्फ़ा निकलता हो, बीटा निकलता हो और गामा निकलता हो तो हम उस एटम के इस चेंज को न्यूक्लियर चेंज बोलते हैं। और क्यों न्यूक्लियर चेंज बोलते हैं? बिकॉज ऑफ अल्फ़ा बीटा और गामा उस मटेरियल के न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो जब कभी भी किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा निकल रहा हो और बीटा निकल रहा हो तो हम उसमें कंटिन्यूसली देखते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस चेंज होते रहते हैं। किस में चेंज होता है? प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। कब चेंज होता है? जब अल्फ़ा निकलते हैं न्यूक्लियस से और बीटा निकलते हैं न्यूक्लियस से। तो कंटिन्यूसली इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जब कभी भी गामा रेज निकलता हो किसी न्यूक्लियस के डीके से, गामा रेज निकलता हो तो केवल और केवल एनर्जी में चेंज आता है न्यूक्लियस की, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी कि नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। बट अल्फ़ा और बीटा निकलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में चेंजेस आ जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगर अल्फ़ा और बीटा निकलेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजेस आएंगे। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजेस आएंगे तो इसके मास नंबर में भी चेंजेस आएंगे। और अगर प्रोटॉन निकलेगा तो बदल रहा है तो इसके एटॉमिक नंबर में भी चेंज आएंगे। क्योंकि हमको तो पता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। और अगर अल्फ़ा बीटा इमिट हो रहे हैं तो प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार चेंज होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही तो मास नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा मास नंबर भी चेंज होगा। तो कहीं पर भी किसी भी न्यूक्लियस से अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है और न्यूक्लियस से ये डीके हो रहा है अल्फ़ा और बीटा का, तो हम ये देखेंगे कि हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चेंज होगा। तो अल्फ़ा अगर निकलेगा तो ये कितना चेंज होगा, बीटा निकलेगा तो ये दोनों कितने चेंज होंगे, इसी को हमको इस लेक्चर में देखना है, इसी को हमें इस लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं अल्फ़ा, क्या लेते हैं? अल्फ़ा इमिशन। अल्फ़ा इमिशन, और देखते हैं कि अल्फ़ा इमिशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होता कब है, रेडियो एक्टिव डीके कब होता है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से होता है रेडियो एक्टिव डीके। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस है अपने पास, और अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता कब है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फ़ा बीटा गामा रेज डीके होते हैं तो ये बनता कब है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस तब बनता है जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अब अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो एक से ज़्यादा होगी, तो एक से ज़्यादा होगी तो वो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो जो मटेरियल है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो एक बात और बता दें आपको कि हम अल्फ़ा इमिशन देख रहे हैं तो अल्फ़ा में दो प्रोटॉन होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जब इमिट होता है तो न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन कह सकते हैं, या हम अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है यही पहले देख लें कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं तो हम उसको अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। एग्जैक्टली अल्फ़ा पार्टिकल का अगर एग्जांपल दें तो वो हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है। और ये दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बहुत टाइटली आपस में बाउंडेड होते हैं और इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ये अगर दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं न्यूक्लियस में तो इनको अल्फ़ा पार्टिकल बोलेंगे। याद रखना, अल्फ़ा पार्टिकल के का ऐसे बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल हो, बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल हो। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीम हो, क्या हो? स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हो, स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हो। तो स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज कॉल्ड
अल्फ़ा रेज बोलते हैं इसको, याद रखना अल्फ़ा रेज किसे बोलते हैं। एक ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल है, यानी कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो ये तो अल्फ़ा पार्टिकल है, लेकिन इनका फ्लो हो गया, इनका क्या हो गया, फ्लो हो गया, इनका स्ट्रीम आ गया, इनका एक वेव आ गया ऐसे, तो हम इसे अल्फ़ा रेज बोलते हैं या अल्फ़ा रेडिएशन बोलते हैं इसको, या अल्फ़ा क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं इनको, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो हम उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम एक्स से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, एक्स से लिख रहे हैं। और इसका एटॉमिक नंबर जेड है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, और एटॉमिक मास जो है वो क्या है, कैपिटल ए है। ये हम मानकर चल रहे हैं, क्या है, कैपिटल ए है। अगर इसमें से इसका न्यूक्लियस का डिके होता है, अगर इसके न्यूक्लियस का क्या होता है, डिके होता है, तो न्यूक्लियस का डिके होने पर इसका एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, और उस डॉटर न्यूक्लियाई को हम मानकर चलते हैं कि वाई है, और इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल का डिके हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल का डिके हुआ है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के डिके में हम यहाँ पर देखते हैं कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है, और हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बन जाता है, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस बन जाता है। हीलियम का क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा क्या था, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है, और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल है। हीलियम मत कहना आप कि हीलियम है, क्योंकि हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम है। और हीलियम यानी न्यूक्लियस कब है, हीलियम का न्यूक्लियस कब है, कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हों और 2 न्यूट्रॉन हों बस, और कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मत बनाना ऑर्बिटल में। तो ये क्या है, हीलियम का क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, इसी को अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि यहाँ रिजल्ट में जो बनकर आया हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस, जिसमें 2 एटॉमिक नंबर में कमी आई और 2 एटॉमिक मास में कमी आई, इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी ठीक वही होगी, इससे पहले पीरियोडिक टेबल में जो 2 प्लेस पर जो एलिमेंट रहेगा, ठीक उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। या मैं ऐसा कहना चाहूँ कि इस डॉटर न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी होगी ठीक सिमिलर होगी उस एलिमेंट के, जो इस एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पहले होगा। समझ में आ गई होगी आई होप बात। जैसे मैं ये पीरियोडिक टेबल में कह दूं कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का ये है कोई, ये है, यहाँ पर एक्स है। अब एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ से निकल गया तो इससे 2 प्लेस पहले यहाँ पर जो होगा उसकी प्रॉपर्टी ठीक इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ से 2 कह सकते हैं कि प्रोटॉन में कमी आ गई है, तो 2 प्लेस ये बिफोर खिसक जाएगा इस पॉइंट से पीरियोडिक टेबल में, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे होगा। एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, और ये है हमारे पास यूरेनियम 92 और 238, और इनमें से एक हमने क्या निकाला है, एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दिया है। अब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे तो हमने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और एटॉमिक वेट में देखो 4 की कमी हो जाएगी, तो 234 आ जाएगा। और इसकी जगह पर एक नया एलिमेंट बनेगा जिसको हम TH बोलते हैं, यानी कि ये डॉटर न्यूक्लियस है, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है, और हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस भी मिलेगा हमको। तो ये जो है ये हमारे पास थोरियम है, क्या है ये थोरियम बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आएगा, डॉटर न्यूक्लियस थोरियम बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये थोरियम है, और ये क्या है, 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियस है ये। और ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम है, ये यूरेनियम है। एक अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकला है, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकला है, तो कुछ इस तरीके से होगा।
तो अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इमिट होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम नेक्स्ट थिंग्स पर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, बीटा पार्टिकल। क्या है? बीटा पार्टिकल। बीटा पूरा का पूरा लिख देते हैं, चलो बीटा पार्टिकल, या आप इसको बीटा पार्टिकल ऐसा भी आप लिख लेना, आपकी जो मर्जी वो कर लेना। तो बीटा पार्टिकल के लिए भी वही थ्योरी जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल में पहले बता रखी है कि अपने पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। और अनस्टेबल न्यूक्लियस का कब बन होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, हाँ, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर ये ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, तो उस किसी भी मटेरियल का जो न्यूक्लियस होगा, अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन क्या होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। और प्रोटॉन कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंटिन्यूसली उसमें से चेंज होने लगेंगे। और होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है किस में, एक प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाता है, एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। यानी कि हम चेंज करके आपको बता देते हैं कि एक न्यूट्रॉन, अरे भाई 0n1 ये होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तब की बात बता रहा हूँ। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है हमको। इसी को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होता है, तो एक बीटा पार्टिकल निकलता है। क्या निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है। और कहाँ से ये बीटा पार्टिकल निकलता है, न्यूक्लियस का बीटा पार्टिकल होता है। याद रखना, ये न्यूक्लियस का बीटा पार्टिकल होता है। और इस बीटा पार्टिकल की स्पीड बहुत ही हाई होती है। इस बीटा पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, बहुत हाई होती है। और इस तरीके से किसी न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से एक बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है बेटा। और एक बात और यहाँ पर बता दें कि एक है यहाँ पर बीटा पार्टिकल, इसको B0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और -1E0 से भी। एक है यहाँ पर, तो एक बीटा पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्ट्रीम है इसकी, क्या है, स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल है, तो क्या बोलोगे आप इसको, तो स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड बीटा रेज। क्या बोलोगे इसको, बीटा रेज। इसको बीटा रेज बोलोगे आप। समझ में आ गई होगी आई थिंक ये शायद पूरी बातें। किसी न्यूक्लियस से जब ये बीटा पार्टिकल निकलता है, तो अगर मैं मोर एप्रोप्रिएट रिएक्शन लिखूं तो कुछ वो इस तरीके से होता है, 1p1 प्लस -1 और E0 और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। देखो होता क्या है कि किसी न्यूक्लियस से जब कोई एक पार्टिकल यहाँ पर निकल रहा है, तो उसका एंटी पार्टिकल भी निकलेगा। उसका क्या निकलेगा, एंटी पार्टिकल भी निकलेगा। और इससे हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। और न्यू बार बोलते हैं। ये है क्या चीज़, न्यू है, और ऊपर जो लाइन खींची गई है उसको बार बोलते हैं, न्यू बार। ये ग्रीक लैंग्वेज है, न्यू और बार ऐसे होता है। तो इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यही है ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है किसी रिएक्शन के होने का। ठीक है। अब हम आपको बताएं कि किसी न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल निकलता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसका न्यूक्लियस क्या है, मान लो उसका न्यूक्लियस P है। उसका न्यूक्लियस क्या है, P है। और उससे अगर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, और अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है, उसका एटॉमिक नंबर मान लो पहले Z है और एटॉमिक मास नंबर मान लो कि A है। तो अगर कहीं से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियस है, उस डॉटर न्यूक्लियस को मान लो कि Q है, तो उसके डॉटर न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर में एक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है और एटॉमिक वेट या मास नंबर पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या मास कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होगा किसी भी रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो होगा वो -1 करेंगे तो देखो बैलेंस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ द बोथ साइड और एटॉमिक वेट ऑफ द बोथ साइड बैलेंस हो जाएगा।
और आप देखोगे कि इस तरीके से कहीं पर भी बीटा डीके होगा तो यही निकल कर आएगा। इससे हम क्या बोलेंगे, ये डॉटर न्यूक्लियाई है हमारा, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, और ये बीटा पार्टिकल है, ये क्या है, बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है ये, और ये हमारा क्या है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। और एक चीज़ अब देखना कि जब इस पार्टिकल से हमारा ये पार्टिकल बन गया तो इसका एटॉमिक नंबर 1+1 हो गया, तो इस Q की जो प्रॉपर्टी होगी पीरियोडिक टेबल में, ठीक इसकी प्रॉपर्टी से एक प्लेस जो अब क्या रहने वाला है, बाद रहने वाला है, ठीक उसकी प्रॉपर्टी से ये मैच करेगा। जैसे मैं कह दूँ कि ये पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ऐसे मान लो कि ऐसे पीरियोडिक टेबल में यहाँ कहीं पर P है। अब एक प्लेस बाद, इसके एक प्लेस बाद जो आएगा वो Q आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो इसकी प्रॉपर्टी है P की, उसके एक प्लेस बाद जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी से ठीक इसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच कर जाएगी। ये याद रखना आप। एक चीज़ इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा इसमें एटॉमिक नंबर 1 ऐड कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐड, ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में आप देख रहे हो कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है, और वो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो तो सेम है क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन गायब हुआ तो ठीक उसी टाइम पर एक प्रोटॉन जनरेट हो गया, एक प्रोटॉन क्या हुआ, जनरेट हो गया। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऐड होता है, इसीलिए एक ऐड होता है। किसी न्यूक्लियस में मान लो कि 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन, मान लो ऐसा बस, तो हम ये देखेंगे कि 4 न्यूट्रॉन हुआ, क्योंकि एक न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 6 प्रोटॉन हो गए, 6। अभी भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है, 10 है। अभी भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है, 10 है। तो मास नंबर चेंज नहीं होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गया, तो देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर अब उसका एक जो प्लेस है वो क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, और वही एक यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वही एक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में जब बदला है, तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन तो घटा लेकिन प्रोटॉन क्या हुआ, बढ़ गया है। और उस बढ़े हुए प्रोटॉन को इस तरीके से हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर Z+1 क्यों हुआ, वो यही लॉजिक है। अच्छा एक चीज़ और देखो आप कि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कह सकते हैं, मास नंबर इनके सेम हैं। तो ये आइसोबार होंगे कि आइसोटोप्स होंगे, याद रखना, ये क्या होंगे, आइसोबार होंगे। ये क्या होंगे, आइसोबार होंगे। क्या होंगे ये, आइसोबार होंगे। यानी कि आइसोबार किसकी वजह से मिलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, और उसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो आइसोबार मिलते हैं। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ से मिल गया। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल अगर करें तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कार्बन एटम है और ये 14 है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने अगर निकाल दिया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 7n, मतलब यह मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये बढ़ जाता है और ये 14 ही रहता है, और -1 इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि C614 और एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 7n14 हो जाएगा, और प्लस -1 इलेक्ट्रॉन 0 ये हो जाता है। तो अगर कहीं से बीटा पार्टिकल निकलता है तो ऐसे रिएक्शन यहाँ से मिलेंगे। और अगर कहीं से गामा पार्टिकल निकले, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा गामा पार्टिकल या गामा एमिशन हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गामा एमिशन। तो क्या होगा, तो हमने पहले ही बताया कि गामा के इमिट होने में केवल एनर्जी न्यूक्लियस की बदलती है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बदलते हैं। गामा उत्सर्जन में होता है बेटे कि गामा उत्सर्जन में चाहे वो पेरेंट न्यूक्लियाई हो, चाहे वो पेरेंट न्यूक्लियस हो, और चाहे वो डॉटर न्यूक्लियस हो, उसमें होता क्या है
कि ज़्यादा एनर्जी आ जाने की वजह से वो एक्साइटमेंट स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटमेंट स्टेट में जाकर गामा इमिट करने के बाद वो अपने फिर उसी स्टेट में रहते हैं। यानी कि जैसे मैं रिएक्शन लिख दूँ कि मेरा कोई एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसके पास जेड है और ये ए है, और इसके पास कोई एनर्जी आ गई, एनर्जी को इमिट करने के बाद ये वही न्यूक्लियस रहता है, एनर्जी इमिट करने के बाद ये एनर्जी हो गई। इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि गामा के इमिशन में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है और ना ही एटॉमिक मास चेंज होता है, केवल और केवल बदलती है तो न्यूक्लियस की एनर्जी बदलती है, और वो एनर्जी एक्साइटमेंट स्टेट में जब ये लॉस कर देते हैं यानी कि डोनेट कर देते हैं तो फिर अपने उसी स्टेट में आते हैं। एक चीज़ मैं और आपको इसी में बताते चलूँ कि इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा बीटा गामा के इमिशन यानी कि रेडियो एक्टिव डिके में अल्फ़ा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गामा डिके होता है। तो अल्फ़ा डिके होगा तो बीटा डिके नहीं होगा, अल्फ़ा डिके होगा तो बीटा डिके नहीं होगा, बीटा डिके होगा तो अल्फ़ा डिके नहीं होगा, अल्फ़ा डिके नहीं होगा। लेकिन अल्फ़ा डिके होगा तो गामा डिके हो सकता है, बीटा डिके होगा तो गामा डिके हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक साथ अल्फ़ा बीटा का डिके नहीं हो सकता है। अल्फ़ा अगर डिके होगा तो बीटा नहीं होगा, गामा हो सकता है, और बीटा डिके होगा तो अल्फ़ा नहीं होगा और गामा हो सकता है। ये इस तरीके की न्यूक्लियर चेंजेज होते हैं, और ये डिके तब तक होता रहेगा जब तक कि कॉन्टिन्यूसली हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में बदलते 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 तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई एक स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए। जब तक कोई स्टेबल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, मान लो कि यूरेनियम 238 है, तो इससे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो 90 बनेगा, थोरियम बनेगा 234 बनेगा और 2He4 बनेगा। ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, अगेन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगेन क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो फिर से अब 90 थोरियम 234 आया, तो फिर से मान लो ये एक अल्फ़ा पार्टिकल डिके करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 88 बन जाएगा। क्या बनेगा, ये 88 बनेगा, 88 बनेगा। और यहाँ पर एक कोई मान लो कि एलिमेंट है x, और फिर उसका एटॉमिक नंबर आ गया मान लो A-4, और फिर 2He4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट है ना, तब तक रेडियो एक्टिव डिके, चाहे वो पेरेंट न्यूक्लियस हो चाहे वो डॉटर न्यूक्लियस हो, वो तब तक रेडियो एक्टिव डिके होता रहेगा जब तक कि वह एक स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज ना हो जाए, जब तक कि वह एक स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज ना हो जाए। तो यहाँ तक हमने आपको जो कुछ भी बताया वो अल्फ़ा बीटा और गामा इमिशन से था। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम एक शॉर्टकट में एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको याद रहे। यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ बीटा पार्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीटा पार्टिकल, और यहाँ गामा पार्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गामा पार्टिकल। तो अल्फ़ा बीटा और गामा में देखो होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पर लिखेंगे मास नंबर। तो अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है कि डिक्रीज अगर होता है डॉटर न्यूक्लियस के पास तो 2 का डिक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक मास इन होता है तो ये कितने का डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है 4 का। पार्टिकल में इसमें अगर अल्फ़ा पार्टिकल में बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 का इंक्रीज हो जाता है, 1 का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इस पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने आपको बताया कि ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि 800 बार होते हैं, और इसमें ऐसा होता है कि एक न्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, एक प्रोटॉन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और -1E0 एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। तो इस पे एटॉमिक नंबर, उस पर मास नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है, केवल बदलता है तो एटॉमिक नंबर ही बदलता है। और गामा रेडिएशन जब इमिट होता है तो नो चेंज होता है, कोई चेंज ही नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये टेबल याद रखेंगे तो आपको बड़ा मदद मिलेगा कोई बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे बेटे, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।